हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास का प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज के अभ्यास के दौरान हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता या उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि कुछ लोग गाँवों में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ अंतर भी होता है। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 साल पूर्व भी भारत में नगर थे या शहर थे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आज की सुनियोजित तरीके से आज के शहर बनते हैं, ठीक उसी प्रकार के थे। ऐसा उस समय के अवशेषों से प्राप्त हुए। ऐसा उस जब हमें ये अवशेष प्राप्त हुए, जब हमने वहाँ की खुदाई करी तो हमें पता चला कि आज से भी कई वर्षों पहले क्या था कि नगरीय सभ्यता थी, अर्थात शहर जैसे मकान बने होते थे। जैसा कि देखिए, आप ये चित्र में 3D मैप में देख रहे हैं, ये बनाइए सुनियोजित नगर की सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता है। जैसे हड़प्पा है, और हड़प्पा और आदि जो मोहनजोदड़ो। देखिए, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, इस चित्र को देखिए और समझिए कि ये खुदाई से प्राप्त एक चित्र है, जिसमें बीच में सड़क बनी हुई है। ये आपकी सड़क है और ये अगल बगल ये बीच में साइड में नालियाँ बनी हुई हैं और इधर घर हैं और इधर घर बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए इन्हें पानी मिल जाता था, पशु पालने के लिए भी सुविधा होती थी, और उन्हें, आपको पता ही है, जल है तो जीवन है, यानी उनसे जल से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता था। इसलिए उस टाइम के लोग नदियों के आसपास रहा करते थे। उसी में से थी एक हमारी सिंधु सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के आसपास की नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। इसका पता इसका पता जब हमें चला कि जब लोग वहाँ की जो ईंटें थी उसका उपयोग करते थे अपने घर बनाने में, या किसी को ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से यूज़ कर ली ईंटों को। लेकिन जब इसकी खुदाई हुई, सन 1921 की बात है, भारत में अंग्रेज़ों का राज था। इसी वर्ष पुरातात्विक विदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों से पता चला कि यह एक कोई आम सभ्यता नहीं, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ एक नगर और प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। देखिए, अब इसको हम समझते हैं। इसका जो काल निर्धारण है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व ये सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इस सभ्यता के प्रकाश में आने से भारतीय इतिहास में मौर्य काल से पूर्व की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, क्रीट के समान विकसित एवं प्राचीन थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जिला मांडगोमरी, पाकिस्तान नामक स्थान पर इस महत्वपूर्ण स्थान के अवशेषों का पता लगाया। इसका पता किसने लगाया? 1921 में दयाराम साहनी ने। और ये जो जिस जगह की खुदाई, उस जगह का नाम है मांडगोमरी, और कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आपको यह याद रखना चाहिए। प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी में ही किया गया था इसका उत्खनन, जो है प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी में इसका उत्खनन किया गया, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन जो पुरातत्वविदों की एक परंपरा है कि जो जहाँ पहला स्थान खोदा जाता है या खोज की जाती है, उसी स्थान के नाम पर
उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो पहला स्थान था हड़प्पा, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अभी तो अत्यधिक विस्तृत था ये, जो इसका क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, किलोमीटरों के हिसाब से फैला हुआ था। बहुत बड़ी सभ्यता थी ये, जिसका अगर बात की जाए तो इसके उत्तर में, इसका मैं आपको सूत्र भी बता दूंगा जिससे आप याद रहेगा। उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में किम सागर तक है, ठीक है। और इधर आपके पश्चिम में सुतकांगीटोर तक, और आपका पूर्व में मेरठ जो ज़िला है यूपी का, उसमें आलमगीरपुर तक है। तो इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो कि एक त्रिभुजाकार था। तो ये स्थल हैं, उसके नीचे उत्खनन वर्ष और उत्खनन निदेशक तथा मुख्यकर्ता का नाम दिया गया है यहाँ पर। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो कहाँ पर थी? मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का भाग है पंजाब, वहाँ पर। और इसकी उत्खनन, इसकी खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। तो किसने कराया था? दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी का लरकाना जिला, सिंधु का लरकाना जिला पाकिस्तान में। ये भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में है। तो ये इसकी ठीक 1 साल बाद खुदाई हुई थी 1922 ईस्वी में, और इसकी खोज की थी रकालदास बनर्जी ने। सुतकांगीडोर ये भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। ये इसकी उत्खनन हुआ था और 1927 ईस्वी में, और इसके उत्खनन करता थे R.L. स्टाइन। चौथा स्थान है आपका चहुंदड़ो। ये भी सिंध प्रांत में पाकिस्तान में ही था, और इसकी खुदाई हुई आपकी, जो उत्खनन कार्य हुआ आपका 1931 ईस्वी में, और इसको उत्खनन करता थे M.G. मजूमदार। रंगपुर अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में पड़ता है, और इसकी खोज हुई थी 1953 में। माधव स्वरूप बख्श ने इसकी खोज किया था। कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में, और इसे किया था, इसके उत्खनन करता थे धुर्रे। रोपड़ पाकिस्तान, ये भारत में पड़ता है, रोपड़ जो भारत के पंजाब में पड़ता है, इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है, इसकी भी खोज 1953 में हुई थी, और इसके उत्खनन करता थे एक घोष। लोथल अहमदाबाद में पड़ता है, ये अहमदाबाद गुजरात में काठियावाड़ का क्षेत्र है, जिसकी खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था 1958 में, और इसके उत्खनन करता भी थे यज्ञदत्त शर्मा। सुरकोटदा, ये कच्छ गुजरात में है, ये भारत का भाग है। 1922 में उत्खनन हुआ था, और इसके उत्खनन करता थे जगपति जोशी। बनावली, ये आपके बनावली पड़ता है हरियाणा में, हिसार जिले में पड़ता है ये स्थान। तो इसकी खोज हुई थी 1973 में, R.S. बिष्ट द्वारा करा गया था। और लास्ट है आपका धौलावीरा, ये भी गुजरात के कच्छ राज्य में है, तो इसका उत्खनन हुआ था 1990 ईस्वी में, और इसके उत्खनन करता थे R.S. बिष्ट। और आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ की नगर, ये नाली साफ करता हुआ एक चित्र है। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई, तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, पाकिस्तान में हैं, भारत में भी हैं। भारत में जैसे, भारत में कहाँ पर हैं? रोपड़ का भाग है पंजाब का।
फिर कालीबंगा, कालीबंगा किसका भाग है? राजस्थान का। लोथल किसका भाग है? गुजरात का। दायमाबाद महाराष्ट्र। इस सभ्यता से संबंधित पुरास्थल हैं। नगरों की विशेषता की बात करें तो हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, देखिए आपको मैं चित्र में दिखाया, सड़कें इस तरीके से बनी हुई थी, सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, ठीक है, तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं नालियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यानी समकोण पर काटती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी, जैसे कि देखिए चित्र में क्या पक्की नालियां बनी हुई थी। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। देखिए सफाई करते हुए चित्र में अभी देखिए किस तरीके से सफाई की जा रही है, देखिए, और किस प्रकार से इनके घर बने हुए थे, इसको भी देखें जरा। भवन निर्माण कैसे था? जहाँ तक भवन निर्माण की बात है तो उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई तो 2 मंजिल घर थे, तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था, देखिए ये बीच में यहाँ आंगन है। क्या होता था? प्रत्येक घर के बीच में एक यहाँ आंगन होता था, है ना, और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। देखिए ये आंगन है, इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, यहाँ भी बना है, साइड इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। चारों ओर कमरे तो बने ही होते थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या था? रसोई घर भी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका रसोई घर है इस जगह, ठीक है। यहाँ एक कुआं है जिससे पानी लेते होंगे। यहाँ ये शौचालय बना हुआ है, और कई कई मकान तो 2 मंजिला भी थे, जैसे कि देखिए ये 2 मंजिल मकान है, इसके लिए यहाँ साइड से सीढ़ियाँ बनी होती थी इस जगह से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ भी होंगी। कैसे पता चलता है? जैसे हम वहाँ से खुदाई में हमें ईंट प्राप्त हुई हैं, जो मकान देखे गए हैं, जो सड़कें देखी हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय ईंटों के भट्टे अवश्य हुआ करते होंगे, तभी तो उन्होंने पक्के घर बनाए। तो ईंटों के भट्टे उस समय हुआ करते थे, और ईंटें इनकी कई प्रकार की आकार की थी। तो जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो उसके ईंटों के आकार के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। आसपास के लोगों से अनाज इकट्ठा करके, इसलिए आसपास के जो गांव थे ना, गांव के जो आसपास के गांव थे वो सभी गांव इकट्ठा होकर इन्हीं गोदामों में अपना अनाज रखते थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है, जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। जैसे करौली राजस्थान में है एक स्थान जहाँ कैला माँ का मंदिर है, वहाँ दर्शन से पहले लोग कालीसिल नामक जगह पर स्नान करने जाते हैं। वहाँ भी क्या है, एक बड़ा सा जलाशय है और उसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं, जिससे आप चेंज कर सकते हैं और फिर नहा करके स्नान करके आप देवी माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा चलिए, आप कमेंट में इसका आंसर दे सके तो ज़रूर देना। ऐसा क्या लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? दूसरा सवाल है, शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? अगर आप इसका सही आंसर देंगे तो मैं उसे पिन करूँगा, ठीक है। देखिए अब रहन सहन की बात करें तो यहाँ के लोग चावल, गेहूँ, जौ इनका मुख्य भोजन था।
ये लोग सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊँट इनके पालतू पशु थे। हार है हार है, कंगन है, पाजेब है, बाली है, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मकान मनका बनाने के कारखाने चौंगड़ों से प्राप्त हुए हैं। एक जगह है चौंगड़, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये आप देखिए चित्र में देख सकते हैं इनके तो जो आभूषण थे। ये देखिए, आप बताइए क्या दिख रहा है। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना ये क्या है, पाजेब है या कंगन है या हार है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, कंगन है, क्या है, आपको देखिए और ये बताइए। पाजेब लग रही है ना। ठीक है, अब इसके आगे हम देवी देवताओं की बात करते हैं। देखिए, देवी देवताओं के विषय में बताने से पूर्व आप इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति है, इसे मातृ देवी की मूर्ति कहा गया, या हम लोगों के द्वारा ये जो उत्खननकर्ताओं ने बताया कि ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है तो संभवतः इसकी पूजा हुआ करती थी। तो उस समय भी देवी देवताओं को पूजा जाता था और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मातृ देवी की मिली हैं इसकी। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम जो पुरुष सत्तात्मक सत्ता नहीं थी, स्त्री सत्तात्मक सत्ता थी, यानी स्त्रियों का बड़ा मान सम्मान होता होगा। जैसे कि देखिए, आप एक ये चित्र मिला है जो पत्थर के एक चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर एक ये आकृति दिख रही है ना आपको, ऐसी आकृति दिख रही है। इस आकृति के ऊपर ये देखिए, इस आकृति के ऊपर कोई मनुष्य जैसी आकृति है, उसके ऊपर भैंसे की सींग का चित्र है। उसके चारों ओर क्या है, आपको दिख रहे हैं, उसके चारों ओर क्या है, ये पशु हैं। जैसे कि ये देखिए, आपको शेर है, शेर दिखाई दे रहा है, या हाथी, और हाथी या सांड है, ये गेंडा हाथी, और तो इस तरीके से कई जानवर इसको चारों ओर से घिरे हुए थे। संभवतः सिंधुवासी इसको पशु देवता मानते होंगे, पशुपति इसका नाम भी। तो ये योगी की मुद्रा में बैठे हुए पशुपति, बहुत से इनको शिव की भी बोलते हैं। तो इनकी पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली हैं। शायद भी इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, लिखा हुआ भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आता। जैसे मछली का चित्र है, ठीक है, भैंसे की सींग का चित्र बना दिया, फिर आगे किसी और का चित्र बना दिया, संकेत बना दी, तो इसलिए पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ पुरातत्वविदाओं का मानना है कि उन्होंने कुछ शब्द पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी पूरी पक्की तरीके से नहीं कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 विशेषताएं थी। एक तो मातृशक्ति की उपासना, पहले क्या थी, मातृशक्ति की उपासना करना, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, शिव की पूजा करना। तीसरा पूजा वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा की जाती थी, ठीक है। देखिए, आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एक तार आपको दिख रहा होगा, इसको खींचने से इस बैल का सिर हिलता है। ये भी खुदाई से प्राप्त हुआ है, उस टाइम पे खुदाई से प्राप्त हुआ है ये, ठीक है। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं, दर्पण मिले हैं, कंघियाँ मिली हैं, उस्तरा मिला है, चाकू है वो मिला है,
पत्थर का भाला भी मिला है। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी के लोग ज़मीन से धातु निकालना जानते थे। क्या करते थे? ज़मीन से धातु निकालना जानते थे, उसे साफ करने और गला कर के चीज़ें बनाने भी जानते थे। आपको पता है कांसा कैसे यूज किया जाता है? कांसा किसे कहते हैं? कांसा दरअसल में तांबे और टिन को मिला करके बनाया जाता है। इसको तांबे और टिन को मिला करके बनाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी यूज करते थे। इसका कारण शायद ये रहा होगा कि तांबा कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में अधिक मजबूत नहीं होंगी। ये धातुएं हर जगह भी आसानी से नहीं मिलती होंगी ना, इसलिए लोग कई औजारों का पहले की तरह, जैसे प्रपाषाण युग में, नवपाषाण युग में प्रयोग करते थे पत्थरों का, उसी तरीके से पत्थरों का बहुत सी चीज़ों में उपयोग करते थे। आपने देखा जैसे कि इस बैलगाड़ी में आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखी, इसमें इस बैलगाड़ी में पहिया और दूसरी बैलगाड़ी दो मुख्य खोज हैं। अगर पहिए से देखिए, पहिए से बहुत सारे काम होते थे, जो चाक होता है ना, तो उसका भी उपयोग करते थे, और बैलगाड़ी का तो उपयोग कर ही रहे थे। चाक का इस्तेमाल किस में करते थे आप बताइए? मिट्टी के बर्तन बनाने में करते थे। जो कुम्हार होता है ना, उसका चाक होता है जो घुमाते हैं, तो उससे मिट्टी के बर्तन बनाने में उसका प्रयोग करते थे। इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनने लगे थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता थी, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी सभ्यता में बर्तन बनने लगे थे। देखिए बर्तनों के मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन, ये देखिए किस तरीके से इसे निकासी की गई है ना। देखिए आपके जो एग्ज़ाम में आएगा उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं आप, बेसिक से समझते चलिए। मैं बहुत ही छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, और एक इंटरेस्टिंग कहानी बता करके देखिए किस तरीके से चित्रों के माध्यम से, जिससे आपको याद रहेगी ये चीज़ें। लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम में आएगा वो यही है। कहानी दिमाग में रखो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फैक्ट है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। आपको ये बस ये आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का हो, आरओ का हो, यूपीपीसीएस का हो, रीट का हो। रीट में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आते हैं। यूपी टेट में जो जूनियर लेवल का होता है पेपर, उसमें आता ही है हिस्ट्री। और जो सुपर टेट है उसमें एसएसटी का पार्ट उसमें भी आएगा, हरियाणा टेट में भी आएगा। तो आपको याद भी रखना है। देखिए चलो मैं याद करवा देता हूँ एक बार, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ कौन कौन से स्थानों की खोज हुई है? तो आपका देखिए सुतकांगी डोर, सोत काको, डावरकोट, ठीक है। और दूसरा आपका सिंध प्रांत में देखिए कौन कौन से स्थल हैं? कोटदीजी, आलमरीद, चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो। ऐसे ही पंजाब में आपका ये है रोपड़ है, वाड़ा है, संघोल है, वह हड़प्पा क्षेत्र है। हरियाणा में बनावली, मिताथल है। राजस्थान में कालीबंगा है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, मेरठ में है, कौशाम्बी है। गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोसदी, कोटड़ा और मालवड़ और भगतराव, ये स्थान है गुजरात में, क्योंकि आज़ादी के बाद गुजरात में सर्वाधिक खुदाई हुई है या उत्खनन हुआ है। जम्मू में आपका मांडा अखनूर के निकट में है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह और नगर भी आपको याद करने चाहिए। देखिए स्थल है सुतकांगी डोर। सुतकांगी डोर कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और खोज करता है इसके अरिल स्टाइन, और यह है आपके अरब सागर में। बालाकोट ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है, और इसकी खोज की थी जॉर्ज एफ डेल्स ने, और इसका ये किस नदी के किनारे? फेदार नदी के किनारे। अलादीनो भी पाकिस्तान का क्षेत्र है, और इसकी खोज की थी फेयर सर्विस ने, और ये है सिंधु अरब सागर के निकट। लोथल आपका देश, लोथल जो है भारत देश में है, गुजरात में है, और इसकी खोज की थी SR राव ने, और ये आपका जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण है उसमें मतभेद रहे हैं इतिहासकारों में। देखिए सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं।
वहीं अर्नेस्ट मैकी जी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। माधव स्वरूप वस्त 3500 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। और सी जे गैड 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर इसको 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। और फेयर सर्विस जो हैं 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो काल निर्धारण में सभी इतिहासकारों का प्रतियोगिताओं का अलग अलग मत है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता और विभिन्न मत। देखिए, कुछ लोग तो क्या मानते हैं, जैसे कि कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये मानते हैं कि सब सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य रहे होंगे। ठीक है, वहीं गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि इसके सभ्यता के निर्माण सुमेरियन थे। वहीं रखालदास बनर्जी आपके द्रविड़ों को इसका निर्माता मानते हैं। व्हीलर 10वीं अर्थात दास को इसका निर्माता मानते हैं कि ये लोग आए होंगे। व्हीलर ने कहा 10 लोगों ने इस सभ्यता को बनाया होगा, वहाँ बस गए होंगे। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र मानते हैं कि आ रहे होंगे और उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। ठीक है, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। देखिए, हमने पूरे भी बात कर ली तो आपको याद और हो जाएगा। देख, जैसे कि हड़प्पा अगर प्रश्न में आता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब के रोपड़ ज़िला में है। कालीबंगा आपके कहाँ पर, राजस्थान गंगानगर ज़िले में है। वहीं बनावली आपके हरियाणा के हिसार ज़िले में है। रंगपुर आपके गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। वही अली मुरीद जो स्थान है वो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। कोटी जी सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर आपको पता ही है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और चहुंदड़ो सिंध प्रांत के पाकिस्तान क्षेत्र में है। देखिए, वहाँ का तट की स्थिति देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। रोपड़ सतलज नदी। मांडा चिनाब नदी। कालीबंगा घग्गर नदी जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और सुतकांगेडोर दाशक नदी के किनारे। और आलमगीरपुर हिंडन नदी जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में बहती है। रंगपुर आपकी मादर नदी है। कोटदीजी सिंध नदी के किनारे। बनावली प्राचीन नदी सरस्वती के किनारे। और चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आपको नदियों का नाम याद होना चाहिए, इससे प्रश्न बनते ही बनते कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर था, तो आप बता सकते हैं सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है, आप बनाना चाहते हैं उसके नोट्स भी बना सकते हैं। और नोट्स नहीं बना सकते तो इस वीडियो को 1-2 बार सुनना है, तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, यहाँ किस प्रकार का समाज था। देखिए, समाज जैसे कि यहाँ व्यापार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था समाज को। कुछ पहला जो था विद्वान था, फिर योद्धा, फिर प्रशासनिक अधिकारी, और फिर व्यवसायी और श्रमिक का एक ग्रुप था। तो आप समझिए, पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, और तीसरा आपका व्यवसायी, और चौथा था आपका श्रमिक जो श्रम करते हैं। ठीक है, और इनकी परिवार की क्या स्थिति, इतिहासकारों का मानना है कि परिवार मात्र प्रधान और सामूहिक था। जैसे कि आज आपका परिवार में पिताजी की ज़्यादा चलती है, या पिता की बात ज़्यादा मानते हैं, या भारत में अभी जो है वो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी परिवार में, यानी मुखिया माँ हुआ करती थी। आज हमारे परिवार में मुखिया कौन है, आपके पिताजी होते होंगे, है ना। इसी प्रकार से पहले माँ हुआ करती थी। भोजन में देखो भोजन यहाँ दोनों प्रकार का शाकाहार भी था, मांसाहार भी था। शाकाहार में ये गेहूँ, जौ, चावल, मटर, दूध, सब्जी, फल एवं दूध से बने पदार्थ खाया करते थे। वहीं मांसाहार में ये गाय, भेड़, मछली, कछुए एवं मुर्गे आदि जंतुओं का मांस खाया करते थे। वेशभूषा, इनकी वेशभूषा साधारण थी, जैसे कि आप देखते हैं ना धोती कुर्ता, वो बहुत प्रचलित था। सूती वस्त्रों का प्रयोग
करते थे, किंतु ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन मिला है यहाँ पर। शरीर पर 2 प्रकार के वस्त्र धारण किए रहते थे, जैसे कि प्रथम वस्त्र आधुनिक शॉल, जो आप शॉल देखते हैं ना, आधुनिक जो शॉल है एक उस प्रकार का था जो ऊपर पहना जाता था, और दूसरा था शरीर पर नीचे पहना जाता था जो जो आधुनिक धोती के समान था। आज आपने बुजुर्गों को देखा होगा जो ऊपर शॉल लपेट लेते हैं, नीचे धोती पहनते हैं ना वाइट कलर की, उसी तरीके का कुछ वेशभूषा रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। आभूषण, आभूषण में ये क्या क्या यूज करते थे? सोना, सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से निर्मित आभूषणों का प्रयोग करते थे। अभी मैंने जैसा कि आपको दिखाया था ना। देखिए, प्रसाधन, स्त्रियों में प्रसाधन का अत्यधिक प्रचलन, उल्लेखनीय बात है। उल्लेखनीय बात यह है कि उस समय भी लोग क्लास लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। सोचो, आज से 5000 वर्ष पहले भी लिपस्टिक का आविष्कार करते थे, जबकि अगर कोई पूछे जहाज का आविष्कार कर तो जो एरोप्लेन का आविष्कार 100 साल पहले हुआ है, 100-125 साल पहले हुआ है। फ़ोन का भी 10-20-30 साल से, मोबाइल फ़ोन का तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन मोबाइल फ़ोन का 20-25 साल से पहले हुआ। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि एरोप्लेन का भी प्रयोग बहुत साल पहले हुआ करता था, है ना, या मोबाइल का भी, तो आपको अजीब लगेगा। ठीक इसी प्रकार से लिपस्टिक जो आज स्त्रियां यूज़ करती हैं वो 5000 साल पहले भी करती थी। तो ये सोचने की बात है कि कितनी उन्नत सभ्यता थी और वो किस प्रकार से दफन हो गई और ख़त्म हो गई। आज उसके अवशेष मिल रहे हैं। तो जहाँ ऐसा भी हो सकता है, जहाँ आप रह रहे हैं, हो सकता है उसके नीचे भी कोई सभ्यता हो, उत्खनन से पता चले। या इस पृथ्वी, यानी लाखों करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी है, इस पे बहुत सभ्यताएं यहाँ ही नष्ट हो गई। जैसे कि अभी पृथ्वी के बारे में बात की जाती है कि ये केवल संसार में कि सॉरी ब्रह्मांड भी पृथ्वी ने, इसके अलावा भी और पृथ्वियाँ हो सकती हैं। ऐसे ही कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी खोजें और चल रही हैं, नए नए चीज़ें मिल रहती हैं और प्रकाश में आती हैं, तब हमें पता चलता है। देखिए, आमोद प्रमोद के लिए ये क्या करते थे, जैसे कि मनोरंजन के लिए आज हम मोबाइल पर व्हाट्सएप वीडियो देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ठीक है। और जो आपने गांव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ क्या करते हैं वो। लेकिन पहले का क्या था मनोरंजन का साधन? जुआ खेलना, शिकार करना, शिकार पर चले गए और ये 1-2 दिन बाद आ रहे हैं। गाना बजाना, सब लोग गांव के इकट्ठे, आपने गांव में देखा होगा, इकट्ठे होकर के लोग गाना गाते हैं, बजाते हैं। ठीक वैसे ही उस सभ्यता में भी होता था, और मुर्गों की लड़ाई देखना में विशेष रुचि लेते थे। औषधियों के रूप में ये, औषधियों से भी ये परिचित थे। कालीबंगा एवं लोथल से तो शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले। शल्य चिकित्सा मतलब जो ऑपरेशन करने के साक्ष्य मिले हैं। किसी एक बच्ची की खोपड़ी मिली है जिसमें एक छिद्र है, जैसे कि ऊपर से छेद किया गया हो, फिर उसकी किसी कारण बाद मृत्यु हुई, और उसके बाद में जो कंकाल मिला है उससे पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी प्रयोग होता था। गृहस्थी के उपकरण, जैसे गृहस्थी के बहुत सारे उपकरण क्या थे, देखिए, घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ आदि दैनिक जीवन की वस्तुएं। मिट्टी के अतिरिक्त सोने, चांदी एवं तांबे की निर्मित वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता था। ये देखिए, मैंने बताया था कि ये किस तरीके से बर्तन बनाते थे, कितने। वहाँ से एक देखो सैल खड़ी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे ये देखिए दाढ़ी वाला व्यक्ति, इसमें एक मूर्ति बनी हुई है, वो वहाँ से प्राप्त हुई है मूर्ति। मोहनजोदड़ो से एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कांसे की बनी हुई है, और ये एक नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है। देखिए, यहाँ का व्यापार कैसा था, ये मतलब जैसे कोई चीज़ को किस तरीके से लेते होंगे। जैसे आज तो मुद्राएं चलती हैं, पहले मुद्राएं नहीं चलती थी, तो क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेकर व्यापार करते थे। आप शहर में रहते हैं या कभी गांव गए हों, या आपने कभी गांव की स्थिति देखी हो आज से 10 साल पहले, या नहीं पता हो, तो अपने पिताजी दादाजी से पूछना, वो बताएंगे कि पहले भारत में भी इस तरीके का
व्यापार हुआ करता था कि कुछ वस्तु लेकर के कोई आता, मान लो किसी बच्चे को गुब्बारे चाहिए तो वो अपने घर से गेहूँ देता था, गेहूँ के बदले गुब्बारा ले लेता था। इसी तरीके से वस्तु दे करके वस्तु ली जाती थी। जैसे किसी को तेल की ज़रूरत है तो वो सरसों दे देगा, तेल ले लेता था। तो ये चीज़ तब पैसा वगैरह नहीं चलते थे, तो इसको कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेन देन करना था। व्यापार की बात करें तो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारी की मोहरें थी। ये विभिन्न प्रकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृति बनी है, कुछ पर जानवरों की आकृति बनी है, पौधों की, और कुछ पर बर्तनों की आकृति बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान के ऊपर गांठ बांध देते थे और उस पर गीली मिट्टी के ठप्पा लगाते थे। गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते थे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। जैसे अगर कोई गांठ खोलेगा तो फिर उस पर दोबारा मोहर लगा दो, सेम वैसी नहीं लगेगी। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, जैसे खासकर मेसोपोटामिया, इराक में पाई गई हैं। लगता है कि उन देशों से इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता होगा। ठीक है, तो देखिए फिर अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी। धार्मिक स्थिति के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे वहाँ से चित्र दिखाया था ना अभी, एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए ये क्या था, मातृ देवी के बारे में। मातृ की मण मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा का संकेत मिलते हैं। मण मूर्तियाँ होती हैं, मण माने मिट्टी और मूर्तियाँ मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। शिव की पूजा, देखिए मोहर पर योगी की आकृति, मोहर पर, तो देखिए शिव पूजा पर कुछ मोहरों पर योगी की आकृति जैसे कि पशुपतिनाथ शिव के स्वरूप में मिली है। ये शिव पूजा के संकेत मिला है। योनि पूजा, उत्खनन से प्राप्त सीप, मिट्टी, पत्थर आदि से निर्मित छल्लों से योनि पूजा के संकेत भी मिलते हैं। पशु पूजा, उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं में अंकित पशुओं, बैल, भैंस आदि के चित्रों से पशु पूजा के संकेत भी मिलते हैं। पशुओं की पूजा क्यों करते हैं, सोचिए। पूजा इसलिए करते होंगे, पशुओं से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता था, जैसे कि भैंस है, गाय है, इनसे क्या होता है, दूध की प्राप्ति होती, दूध से मट्ठा, घी, मक्खन, सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, बैल है, बैल आपके खेत जोतने के काम आते होंगे, तो इसलिए वो इनकी पूजा करते रहते होंगे या करते रहे होंगे। वहीं सूर्य पूजा, सूर्य से भी बहुत, जैसे एक मुद्रा मिली है जिस पर सूर्य छपे हैं, तो उससे भी पता चलता है कि सूर्य की पूजा करते होंगे। वृक्ष की पूजा, मोहरों पर अंकित पीपल आदि के वृक्षों से वृक्ष पूजा के संकेत मिले थे। आज भी आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में, अपने देश में क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं ना, सूर्य की पूजा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही होता था। जल की पूजा, विशाल स्नान गृह एवं स्नान कुंडों से जल पूजा के भी संकेत मिलते हैं। ये देखिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मृत संस्कार, वहाँ क्या 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार किया जाता था। पहला था पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधि, तीसरा था दाह कर्म। तो पहले में इसमें मृतक को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और वहाँ समाधि बना दी जाती थी। ठीक है, दूसरा था आंशिक समाधि, यानी पहले मृतक को पशु पक्षियों का खाना बनाने के लिए खुलेआम छोड़ दिया था, जब पशु पक्षी उनको खा जाते थे। फिर जो बचता था उसकी अस्थियां, जो हड्डियां वगैरह बची हैं, तो उसको क्या करते थे, भूमि में, ज़मीन में गाड़ देते थे। और तीसरे प्रकार का संस्कार था आपका दाह कर्म। इसमें मृतक को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को पात्र में रखकर के भूमि में गाड़ दिया जाता था। जिस प्रकार आज भी चलता है कि मृतकों को जलाकर उनकी राख व अस्थियों को वो बहुत से लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं, पवित्र जलों में डाले जाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, इनका आर्थिक जीवन किस प्रकार रहा होगा,
क्या करते थे, देखिए कृषि कृषि करते थे ये। तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, कृषि, जिससे वो क्या करते थे, गेहूँ, कपास, मटर, तिल, चावल, फल, खजूर, तरबूज आदि उगाया करते थे। ठीक है। दूसरा आपका पशुपालन करते थे, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। ऊँट, इनके विशेष ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अश्व के अवशेष से भी परिचित थे, सॉरी, अश्व के अश्व से भी संभवतः ये परिचित थे, यानी अश्व भी था उस टाइम, लेकिन अश्व और ऊँट के कम अवशेष मिले। कपड़ा बुनना एक इनका व्यवसाय था। संभवतः विश्व के सूत कातने व कपड़ा बुनने वाले पहले लोग थे ये। उन्हें कपड़े रंगने का भी ज्ञान था। सूती व ऊनी कपड़ों से परिचित थे। उद्योग धंधे, धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन यानी जल और थल परिवहन उद्योग से भी भली भांति परिचित थे। तो कह सकते हैं लगभग जो आज की हमारी सभ्यता है ठीक वैसी ही सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले। लेखन कला एवं सिंधु सभ्यता की लिपि। यह क्या था, उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासियों को लिखने का ज्ञान नहीं था। लिखने का ज्ञान तो था, दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यद्यपि अभी तक 2468 लिखित वस्तुएं 1368 मोहनजोदड़ो से और 891 हड़प्पा से तथा शेष अन्य स्थानों से प्राप्त हो चुकी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। अब कोई भी इतिहासकार उसको पढ़ नहीं सका, वैज्ञानिक, तो उसके सभ्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाए। काफ़ी पुरानी सभ्यता थी, इसलिए और भी दिक्कत है, क्योंकि उसकी जो वस्तुएं प्राप्त उससे ही बस कुछ हम इतिहास का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी हम सही या कोई भी इतिहासकार स्पष्ट तरीके से सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है कैसे समाप्त हो गई, कोई कुछ बताता है। तो उसमें है, देखो, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार आर्यों ने आक्रमण किया होगा। क्या किया होगा, जैसे बाहर से आए मध्य एशिया से, और जो यहाँ के निवासी थे सिंधु सभ्यतावासी या हड़प्पा सभ्यतावासी, उन पर हमला कर दिया और उनको मार दिया, तो इसलिए उनकी सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है। मैकेजी कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, आपने मोहनजोदड़ो फिल्म में देखा होगा, जोधाड़ो फिल्म में, कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के कारण भी उस गांव को या उस जगह को छोड़ देते हैं लोग। तो मैकेजी के अनुसार मानना है कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। आर.एल. स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से यह सभ्यता समाप्त हुई होगी। M.R. साहनी के अनुसार अगर देखा जाए तो भूतात्विक परिवर्तन से भी यह सभ्यता समाप्त हुई होगी। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता से ये शिथिलता मतलब वहाँ कोई राजतंत्र नहीं था, ना कोई राजा था, ना उसको लीड करने वाला कोई था। इस चक्कर में भी सभ्यता ज़्यादातर वहाँ व्यापारी लोगों की चलती थी। तो वहाँ कोई जैसा होता है ना, किसी भी देश को चलाने के लिए एक शासन प्रशासन की ज़रूरत होती है। ठीक, वहाँ भी ये ज़रूरत होगी, लेकिन वहाँ ऐसा था नहीं, इसलिए शायद ये नष्ट हो गए हों। देखिए आज आप देखते हैं कि गांव में भी प्रधानी के चुनाव होते हैं, प्रधान बनते, तो वहाँ भी एक छोटा मोटा प्रशासन होता है। देश के लेवल पे तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय है। तो ये क्या है, ये आपकी प्रशासनिक क्रियान्वयन है। तो वहाँ पर इसलिए जॉन मार्शल ने कहा कि शायद इसी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। वहीं KUR कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा एक इसका कारण है। जैसे कि आजकल कोरोना का काल चल रहा है, तो कोई ना कोई महामारी या कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, कोई इस प्रकार की आपदा आई होगी जिससे कि वहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। तो अभी कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है ना। आगे देखते थे व्यापार और वाणिज्य से मैंने बताया था, वस्तु विनिमय करते थे। देखिए सिंधु सभ्यता आर्थिक संसाधनों में व्यापार एवं वाणिज्य की
प्रमुख भूमिका थी। उत्खनन उत्खनित सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि सिंधुवासियों का भारत के अन्य भागों जैसे कि राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापारिक संबंध है। इसके अतिरिक्त सिंधु निवासियों का व्यापार संपर्क मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन एवं अन्य मध्य एशिया के देशों में था। लोथल से प्राप्त डॉकयार्ड, अन्नागार, कप और मोहरें व्यापारिक उन्नति को प्रदर्शित करती हैं। प्रमुख या प्रमुख आयातों में अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, कर्नाटक से सोना, खेतड़ी से खदानों से तांबा, वक्त खां से लाजवर्ण मणि और सौराष्ट्र से गोमेद और दक्षिण भारत से शीशा आयात किया जाता था। अर्थात मतलब ये है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो व्यापार में भी निपुण थे। इनका अपने देश भारत में तो राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से संपर्क था ही, इसके अलावा अन्य देशों से भी था, जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया, बहराइन है, और भी देश हैं। इनसे हमें कैसे पता चलता है वहाँ से, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो की मोहरें हैं मेसोपोटामिया वगैरह में पाई गई हैं, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से व्यापार होता था। लोथल से भी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, यानी लोथल से एक समुद्र तट से जैसे आज बंदरगाह होते हैं उस प्रकार से मिला है, तो उन्हें कि जलमार्ग से कहीं दूसरे देश जाते होंगे व्यापार करने, ऐसा भी पता चलता है। और देखो अफ़गानिस्तान और ईरान से ये चांदी मंगाते थे, जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता में चांदी सोना मिला है, तो उससे अफ़गानिस्तान से आयात की हुई चांदी सोना है वो। खेतड़ी से भी, खजानों से तांबा आता था। ठीक है, तो दक्षिण भारत जो कन्याकुमारी साइड वाला दक्षिण भारत है, वहाँ से शीशा का आयात किया जाता था। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता में। देखिए इसमें एक टेबल भी इससे आप याद कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता में आयातित वस्तुएं एवं उनके स्रोत। देखिए सोना यानी स्वर्ण, ये आपका आता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस से। चांदी आपकी अफगानिस्तान, फारस, इराक से आती थी। तांबा, खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान से। टिन मध्य एशिया से, ये अफगानिस्तान से। सीसा राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। जुबमणि महाराष्ट्र से। फिरोजा ईरान से। और लाजवर्ण मणि मेसोपोटामिया से। और नील रतन वक्त खां से प्राप्त या आयातित की जाती थी। देखिए उस टाइम की कुछ मोहरों के चित्र हैं इस प्रकार की, जैसे एक मोहर पे देखिए इसका चित्र बना हुआ है बैल का, है ना। और दूसरी मोहर में देखिए ये गेंडे का चित्र बना हुआ है, ये कुछ चक्र से बने हुए हैं। तो इससे ही पता चलता है कि किस प्रकार की वहाँ मोहरें थी। ठीक है, अब देखिए अब हमने बात कर ली सिंधु सभ्यता की। आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता जब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए आपने सुना होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान सभ्यता थी, है ना, चीन की सभ्यता की। तो मैंने ये शब्द यूज क्यों किए थे, इस सभ्यता के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा। देखो विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, कम से कम 5 सभ्यताएँ प्राचीन सभ्यताएँ हैं, जिसमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता पहली कौन सी है, देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, फिर मिस्र की सभ्यता है ना। चीन की सभ्यता है आपकी, ये देखिए चीन की सभ्यता है। दूसरा है क्रीट की सभ्यता आपकी, ये देखिए क्रीट की सभ्यता है। और ये रही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की अभी। ठीक है, तो देखिए इसमें इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो चलिए हम अब बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो काल है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जुगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी चित्रात्मक थी, उसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी लिपि चित्रात्मक थी।
जिगुरुत जिस शब्द का मैंने उपयोग किया वो इनके देवता का, जिस प्रकार आज के आप मंदिर देखते हो वहाँ देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में एक जिगुरुत नाम का स्थान या कह सकें मंदिर टाइप का था, जिसे लोग देखने जाते थे दर्शन करने के लिए, और वहाँ देवता निवास करते थे। देखिए जिगुरुत कैसा होता था, मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र में। ये आपके फरात और दजला, फरात नदी है जिसके बीच में ये सभ्यता का विकास हुआ। ये है देखो जिगुरुत, यह पवित्र स्थान जहाँ पर नगर का देवता निवास करता था। ये सबसे ऊपर टॉप में जो बना हुआ है ये यहाँ इनका देवता निवास करता था, यहाँ ऊपर टॉप में। ये सीढ़ियाँ बनी वहाँ से जाने के लिए, इस तरीके से इसके अंदर से जाते थे, फिर इसके अंदर से और सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाते थे। इस स्थान को जिगुरुत कहा जाता था। देखिए मंदिर में जाते लोग, और ये जिगुरुत की ऊंचाई कितनी है, 2100 मीटर। कितना ऊंचा है ये, 2100 मीटर। ये देखिए पूरा चित्र ये है इस तरीके से, देख रहे हैं ये। तो ये सबसे टॉप में क्या था, यहाँ नगर का जो देवता था वो निवास करता था। इसके दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से, फिर इसके अंदर एक और सीढ़ी पर लगभग 3-4 मंजिल ऊपर, सबसे ऊपर की मंजिल पर इनका देवता बैठता था। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की एक विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा क्या है, मिस्र की सभ्यता। अब बात करते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का जो समय है वो है आपका 5000 BC से 2000 BC, यानी ईसा पूर्व का काल है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इसको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। जो मिस्र सभ्यता थी उसमें एक ये विशेषता थी कि वहाँ क्या होता था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था, व्यक्ति से मतलब है वहाँ के जो राजा वर्ग के लोग थे वो, तो क्या करते थे, पिरामिड जो इस तरीके से तिकोना बना हुआ रहता था ईंटों का, इस तरीके से, उस पिरामिड में क्या करते थे, उसका शव रख दिया जाता था और उसके साथ में सोने चांदी जो भी वस्तुएं होती थी, मूल्यवान वस्तुएं उसके साथ रख दी जाती थी। उस आदमी के शरीर पर नाइट्रोन का एक लेप कर दिया जाता था और कपड़े से लपेट दिया जाता था। आपने मम्मी फिल्म में, बॉलीवुड की फिल्म में, उसमें भी देखा होगा। तो उसको मम्मी कहते थे। देखिए पिरामिड का यहाँ पे आप देख सकते हैं पिरामिड किस प्रकार के होते थे। ये होते थे पिरामिड। ये जो पत्थर हैं ये ईंट जैसे जो दिख रहे हैं, ये ईंट ना होकर के बहुत विशाल विशाल पत्थर हैं। ये बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत चट्टानों टाइप के, जिसे कम 100-200 आदमी उठा पाए। इतनी बड़ी चट्टान जो आपको ये ईंट के आकार की दिख रही हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो ये है, देखिए पिरामिड मिस्र में राजाओं के मकबरे हैं। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इसकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिसमें से मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सभ्यता आपकी तीसरी कौन सी है, आपकी चीन की सभ्यता। तो देखिए चीन की सभ्यता का जो काल है वह 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना, 2500 BC, 2500 BC या ईसा पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता हवांगो नदी है एक, उस नदी हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई। ये सभ्यता हवांगो एक नदी है, उसके किनारे पर विकसित हुई। सॉर्टन के कपड़े तथा
बांस पर लिखना, सॉटन के जो कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन से शुरू हुआ। कागज का आविष्कार भी सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कोरोना वायरस का आविष्कार किस देश में हुआ। ठीक है, ये देखिए, देखो हवांगो नदी का चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही हवांगो नदी, इसी किनारे आपकी ये सभ्यता बसी हुई है, चीन की सभ्यता। चीन के लोग कांसे के बर्तन भी यूज करते थे। देखिए कांसे का बर्तन एक वहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कांसे का बर्तन यूज करते थे। इस तरह के चीन के लोग कांसे के बने बर्तनों में भोजन करते थे। ठीक है, देखो वहाँ से एक शब्द मिला है, जैसे कि ये शब्द का चित्र आप देख रहे हैं, चीनी अक्षर में लिखा है, लिखा हुआ शब्द, इसका मतलब है ये क्या लिखा है? किताब, चीनी भाषा में। अब आपकी देखिए चीन की सभ्यता हो गई, और चौथी सभ्यता है आपकी क्रीट सभ्यता। तो क्रीट सभ्यता का समय क्या है? 3000 BC, यानी ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसे महानदीप सभ्यता भी कहा जाता है। इसे महानदीप सभ्यता कहा जाता है क्योंकि, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक द्वीप की सभ्यता है। ये देख रहे हैं ना अभी, ये द्वीप यहाँ पर है। ये यहाँ पर क्या, सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी रहती थी। अभी मैं इसके बर्तनों की चित्रकारी का आपको एक चित्र दिखा देता हूँ। और ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये जो क्रीट सभ्यता है भूमध्य सागर के किनारे बसी हुई। ये क्या है आपका? भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, उसके बीच में ये क्रीट सभ्यता। यहाँ के बर्तन बड़े फेमस थे। देखिए बर्तन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बर्तन। देखिए उस टाइम भी किस तरीके से 3000 ईसा पूर्व भी इस तरीके के बर्तन बनते थे जो काफ़ी फेमस थे। ठीक है, अब आपकी हड़प्पा सभ्यता यही समाप्त करते हैं। अब आपको कुछ मैं प्रश्न देता हूँ जो आपको बताना। देखिए ये एक चित्र, ये देख लीजिए, आपने चाइना की फिल्म में देखी होंगी, तो उसमें बांस की बनी किताबें जो दिखाते हैं, पट्टियों से बांस की जो उनको काट करके बना लेते हैं पट्टी जैसी, फिर उस पर लिखते हैं और उनको एक धागे से, दोनों तरफ धागे से बांध लेते हैं। जैसे ये बंधा हुआ, ये बंधा हुआ, फिर उसके बीच में लिखा जाता है ये। तो सबसे पहले आपको पता है चाइना में कागज़ का आविष्कार हुआ, उससे पहले ये बांसों की किताबों पर लिखते थे, बांस की बनी चीनी किताब। ठीक है, देखिए ये आपके लिए प्रश्न हैं और आपको करना है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या अर्धनगरीय सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा कालीन नगर बसे थे कहाँ? आजकल के गांव की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक निश्चित योजना के अनुसार बने थे। और रिक्त स्थानों की जगह आपको बस केवल आंसर लिखना है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है, आपको यहाँ अर्थ लिखना है। फिर दूसरा, रोपड़ भारत के किस राज्य में, ये भी बताना है। और व्यापार और सिंधु घाटी की शहर के बीच होता है, क्या होता था? व्यापार किन दो शहरों के बीच होता था, वो आपको लिखना है। आपने इतना पढ़ा, मैंने बता दिया, और आपने अब यहाँ तक वीडियो देखी है, तो इसका आंसर आप ज़रूर देना। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तब आप इसको लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।